जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ब्लड का क्लॉटिंग किस प्रकार होता है, यानी कि ब्लड का थक्का किस प्रकार बनता है। जब हमारे किसी अंग पर चोट लगती है तो वहां से रक्त का प्रवाह हो जाता है तथा कुछ समय बाद में वहां पर एक पपड़ी जम जाती है जिसे क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड कहते हैं, यानी कि रक्त का थक्का बन जाता है। अब जो रक्त के थक्के के आसपास जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई देता है जिसे सीरम कहते हैं, जो सीरम होता है वो भी ब्लड ऑफ द क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है। यानी कि ब्लड ऑफ द क्लॉटिंग किस प्रकार से होता है, जब जो ब्लड होता है उसमें उपस्थित होता है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है वो जब वायु के संपर्क में आता है तो रक्त का थक्का बनता है। यानी कि रक्त का थक्का बनने के लिए वायु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से ब्लड का क्लॉटिंग होता है तथा किस प्रकार जो रक्त का प्रवाह है वो रुक जाता है। अगर ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा तो धारा प्रवाह से जो आपके पास में ब्लड है वो निकलता रहेगा तथा रक्त की कमी हो जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ब्लड की क्लॉटिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड ऑफ द क्लॉटिंग किस प्रकार से होती है उसको पढ़ते हैं। तो यह मैकफेर्लेन जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से ब्लड की क्लॉटिंग होती है। जो सिद्धांत दिया था वो कैस्केड सिद्धांत कहलाता है। यानी कि जो ब्लड की क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है वो भी एक सिद्धांत पर कार्य करती है जिसे कैस्केड सिद्धांत कहते हैं। ये जो कैस्केड सिद्धांत होता है उसे कैस्केड प्रोसेस भी कहते हैं। जो रक्त का थक्का बनता है वो ज्यादा समय तक नहीं, यानी कि लगभग 4 से 5 मिनट के बाद में आपके रक्त का थक्का बन जाता है, यानी कि खून का प्रवाह कम हो जाता है। तो यहाँ पर है आपके पास में क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। कौन सा प्रोसेस है? कैस्केडिंग प्रोसेस। जो कैस्केडिंग प्रोसेस है वो लगभग 4 या 5 मिनट बाद में हो जाता है। जब किसी अंग के ऊपर आपको चोट लगती है तो वहां पर आप ऊपर से प्रेशर करते हैं, यानी कि दबाते हैं। तो प्रेशर किस लिए करते हैं? प्रेशर करने से जो आपके पास जो प्लेटलेट्स उपस्थित है वो वायु के संपर्क में आ गया और आपने वहां पर प्रेशर कर दिया। लगभग 4 मिनट या 5 मिनट बाद में वहां पर रक्त का थक्का बन जाता है, यानी कि पपड़ी जम जाती है, जो कि ब्लड ऑफ द क्लॉटिंग कहलाती है। ये जो ब्लड ऑफ द क्लॉटिंग होते हैं उसके कुछ स्टेप होते हैं। हम ये तो जानते हैं कि ब्लड का थक्का बनाने के लिए विटामिन के आवश्यक है, लेकिन विटामिन के साथ में कुछ प्रोटीन और कुछ धातुएं भी आवश्यक होती है। उसके बाद में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जो कुछ प्रोटीन होते हैं वो भी खून का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में यानी कि एयर के संपर्क में आते हैं तभी जाके ब्लड की क्लॉटिंग होती है। तो 4 स्टेप है, 4 स्टेपों को आसानी से समझते हैं। देखो जरा, पहला स्टेप है प्रोथ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। जो प्रोथ्रोम्बोसाइट होता है उसे ही आप क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, जो कि एक कणिकीय भाग होता है जो कि सॉलिड होता है। जो थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स होती है वो जब वायु के संपर्क में आती है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करती है। इसका मतलब पहला प्रोसेस क्या है कि जो थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि जो प्लेटलेट्स है वो जब वायु के संपर्क में आएगी तो किसका निर्माण करेगी? थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण। इस प्रकार पहला प्रोसेस कंप्लीट होता है। दूसरे प्रोसेस में क्या है? जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो हमारे शरीर में उपस्थित कैल्शियम Ca के साथ में मिलकर प्रोथ्रोम्बिन के साथ में सहयोग करके थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पर तीन तीन साथ में सहयोग करेंगे। किस प्रकार से? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन साथ में मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार पहले प्रोसेस में क्या पढ़ा हमने कि थ्रोम्बोसाइट्स जो प्लेटलेट्स है वो वायु के संपर्क में आई, वो वायु के संपर्क में आई और वायु के संपर्क में आने पर थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण किया। और जब थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है के साथ में सहयोग करके थ्रोम्बिन का निर्माण किया। यानी कि यहां से आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड होती है उसमें कौन सा धातु काम में आता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कैल्शियम। तो कैल्शियम किसके साथ में विक्रिया की है? थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ में। यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम जो कि एक प्रकार की धातु है और यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन के साथ में योग करके थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जो आपके पास में थर्ड स्टेप है वो थर्ड स्टेप भी बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर देखो, प्रोथ्रोम्बिन का इसने निर्माण कर दिया। अब ये प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है के साथ में योग करके फाइब्रिन का निर्माण करेगा। जिस प्रकार आपके पास में फाइब्रिन बन गया तो जो फाइब्रिन होता है वो जाली के टाइप का होता है। आपको पता है कि जब किसी जाली में कोई भी बड़ा वाला
कोई भी पदार्थ या फिर जम जाता है तो वहां से निकलना मुश्किल होता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर कोई जाली बनी हुई है यदि, तो यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, जिस कारण ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा। यानी कि जब आपके पास में फाइब्रिन बढ़ेगा जो कि एक जाली के टाइप का होता है, वो जब रुधिराणु यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के साथ में अभिक्रिया करके ब्लड ऑफ द क्लॉटिंग करेगा। तो इस प्रकार 4 स्टेप में ब्लड ऑफ द क्लॉटिंग हुई। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। जब थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स वायु के साथ में योग करेगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होगा। पूछता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आने पर किसका निर्माण करता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का। और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो कैल्शियम युक्त धातु के साथ में प्रोथ्रोम्बिन से योग करके थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। और जो थ्रोम्बिन होता है वो फाइब्रोनेजेन के साथ में विक्रिया करके फाइब्रिन, जो फाइब्रिन होता है वो जाली के टाइप का होता है जहां पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जमा हो जाती है। इस प्रकार ब्लड का क्लॉटिंग होता है। तो यदि ब्लड का क्लॉटिंग पूरे शरीर में हो जाए तो वहां पर रक्त का प्रवाह भी रुक जाएगा धमनी और शिरा में। हम जानते हैं कि जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, जबकि जो शिराएं होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो इस प्रकार जो धमनी होती है उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, जबकि जो शिराएं होती है उसमें कार्बन डाइयुक्त रक्त बहता है। इस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध रक्त होते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक आश्चर्य हो रहा होगा कि किस प्रकार ब्लड का क्लॉटिंग हो रहा है। यदि ये ब्लड का क्लॉटिंग हमारे शरीर में होने जाए तो शरीर में रक्त का प्रवाह किस प्रकार होगा। तो हमने देखा कि जब भी जो प्लेटलेट्स है वो वायु के संपर्क में आएगा तभी तो ब्लड की क्लॉटिंग होगी। यानी कि हमारा कोई शरीर का ऐसा भाग नहीं है जहां पर जो रक्त हो वो किसी वायु के संपर्क में आ जाए। जब चोट लगती है तभी जो प्लेटलेट्स होता है वो वायु के संपर्क में आता है और ब्लड ऑफ द क्लॉटिंग कहलाती है। तो इस प्रकार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम और भी पढ़ेंगे क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड के बारे में। और कोई इसमें कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। ब्लड क्लॉटिंग में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से जो आपके पास रुधिराणु, प्रोटीन, तत्व, धातु और विटामिन है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए आवश्यक होते हैं। यदि आपको पूछे रुधिराणु कौन काम में आता है रक्त का थक्का बनाने के लिए, तो वो है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स भी कहते हैं, जो कि हमने जब भी ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें पूरा अध्ययन किया था प्लेटलेट्स के बारे में। यदि प्रोटीन की बात की जाए तो हमने पढ़ा था कि फाइब्रोनेजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करते हैं। जबकि तत्व या फिर धातु, जो कि अगर पूछे कि ब्लड क्लॉटिंग में तत्व कौन सा उपयोग में होता है या फिर धातु कौन सी उपयोग में होती है, तो वो है कैल्शियम Ca। जबकि विटामिन के होता है वो भी क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यदि हमारे शरीर में वायु उपस्थित हो जाए तो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। इसलिए ही जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई भी डॉक्टर्स वगैरह हमें सुई लगाते हैं तो सबसे पहले उसमें से जो एयर होते हैं उसको निकाल देते हैं। इस प्रकार से एयर को निकाल देते हैं। यदि एयर होगी और यदि हमको इंजेक्शन लगाएंगे तो वहां पर रक्त का थक्का बनेगा और वहां पर सूजन भी आ जाएगी। इस प्रकार इस जो क्लॉटिंग है, इस क्लॉटिंग को रोकने के लिए उस जो सुई होती है उसमें से जो एयर होती है उस एयर को हटा देते हैं। इसी प्रकार जो एंटी क्लॉटिंग का काम करता है वो हिपेरिन करता है। यानी कि हमारे शरीर में जो भी ब्लड है उसके अंदर हिपेरिन उपस्थित है। जब तक हिपेरिन उपस्थित है तब तक ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो सकती। जब भी ब्लड वायु के संपर्क में आ जाता है तो ये हिपेरिन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर में क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड होता है। रुधिराणु, प्रोटीन, तत्व और धातु यानी विटामिन, ये सभी मिलके ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं, जबकि एंटी क्लॉटिंग के रूप में हिपेरिन काम में आता है। इसी प्रकार जो आपका जो यकृत यानी कि लीवर होता है, इस लीवर में ही फाइब्रोनेओजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन ये तीनों साथ साथ में होते हैं। यानी कि एंटी क्लॉटिंग के रूप में हिपेरिन काम में आता है, एंटी क्लॉटिंग के रूप में हिपेरिन काम में आता है। जब भी सेलाइन यानी कि जो बाटले वगैरह किसी मरीज को लगाते हैं तो उसके पहले ही जब वो आधा खाली हो जाता है उससे पहले ही जो नर्स वगैरह होती है उसको बंद कर देती है। यदि बंद नहीं करेंगे तो जो एयर है वो भी उसके रुधिर में जमा हो जाएगा और यदि रुधिर में जाएगा तो यदि आपको पता ही है कि रक्त जब वायु के संपर्क में आएगा तो आपको पता है कि क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड हो जाएगी। यानी कि रक्त का थक्का बढ़ जाएगा और वहां पर क्या हो जाएगा, बहुत दर्द होगा। यानी कि जब हिपेरिन की कमी होती है
तो हेमरेज ज्यादा होता है। हेमरेज का मतलब क्या होता है कि जहां पर भी रक्त का थक्का बने, जो छोटी छोटी नलिकाएं होती है यानी कि ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, वहां पर रक्त का थक्का बनना बहुत आसान होता है क्योंकि नलिकाएं छोटी होती है, जिसे हेमरेज कहते हैं। यानी कि हेमरेज होने के बाद जो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसी प्रकार यदि यदि किसी व्यक्ति के अंदर हिपेरिन की ज्यादा है तो वो एक हीमोफीलिया बीमारी होती है। जो हीमोफीलिया बीमारी है वो की आनुवांशिक बीमारी है, जो इंग्लैंड की महारानी थी वहां से चल के आ रही है, जबकि भारत में इसके बहुत कम केस मिलते हैं। जो हीमोफीलिया बीमारी होती है वो भी एंटीक्लॉटिंग, यानी कि किसी भी हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति को यदि चोट लग जाए तो वहां से जो रक्त का प्रवाह है वो कंटिन्यू होने लगता है, जिससे उसके अंदर रुधिर की कमी हो जाती है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर क्लॉटिंग नहीं हो रही। तो क्लॉटिंग नहीं हो रही तो एंटीक्लॉटिक का काम कौन कराता है? हिपेरिन। यानी कि हिपेरिन की कमी से ही हीमोफीलिया रोग होता है, उसमें हमेशा रुधिर बहता रहता है किसी भी अंग पर चोट लगने पर। तो ये जो आपके पास हीमोफीलिया बीमारी है वो आनुवंशिक बीमारी है। आपको समझ में आ रहा है? तो इसी हिसाब से देखा जाए तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसी हिसाब से हम और आगे भी बात करेंगे। तो इस प्रकार क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के बारे में आप समझ चुके होंगे। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस प्रकार जो क्लॉटिंग का चैप्टर था आपके कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।